नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी होगी। क्या हम अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं? क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि हम ये बदल पाएं कि हमारे जीन्स कैसे काम करते हैं? हालांकि ये कहना थोड़ा बड़ा लगता है और प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल रहे हैं। पर क्या मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि हम अपने डीएनए, अपने जो जीन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, क्या हम उनके काम करने के ढंग को मॉडिफाई कर सकते हैं? ये सच है, ऐसा किया जा सकता है और इसी बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी ब्रीफ में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एरिया के बारे में बताऊंगा जिस पर आज बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और बहुत सारे न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि कैसे हमारे जीन्स के काम करने के ढंग को बदला जा सकता है जिससे कि मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाई जा सके और मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स को काफी हद तक मैनेज किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जेनेटिक नेचर के होते हैं और हमारा जो डीएनए है और डीएनए में पाए जाने वाले जो हमारे जीन्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करेंगे और उसके बेसिस पर हमारे को अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेट्स एक्सपीरियंस करने में आते हैं जिसमें से मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं। बहुत सारे ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये न्यूरो डेवलपमेंटल नेचर के होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये हमारे जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और ये बीमारी लाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी बीमारियां जो हैं वो 15 से 30 साल के उम्र में डेवलप होती हैं। वैसे तो बच्चों में भी ये बीमारियां देखी जा सकती हैं पर जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है पेशेंट्स की उनमें ये 15 से 30 के उम्र में ही देखी जाती है। इसी तरह डिप्रेशन भी जो है वो भी वैसे तो एडोलेसेंट या अर्ली 20s में भी देखा जा सकता है पर ज्यादातर लोगों में डिप्रेशन 30s और 40s के एज ग्रुप में देखा जाता है। इसी के साथ जो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी या अटेंशन डेफिसिट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बचपन से ही डेवलप हो जाती हैं। इनफैक्ट बहुत छोटी एज से 2-3 साल की उम्र से ही ये सब बीमारियां और इनके बिहेवियर जो हैं वो नोटिसेबल हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने हमेशा से ऐसा देखा है, डॉक्टरों के एक्सपीरियंस में आया है कि हमारे अंदर जीन्स होते हुए भी बीमारियां जो हैं वो अलग अलग टाइम पर लाइफ में एक्सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियां हैं वो अलग अलग टाइम पर देखने में आती हैं। तो कोई भी दो लोगों का जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो एक जैसा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि 15-16 की उम्र में ही ओसीडी डेवलप होगा या एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होगा। कई लोगों में ये लेट एज में भी शुरू होता है तो कई लोगों में ये यंग एज में शुरू हो जाती हैं बीमारियां। बावजूद इसके कि उनके अंदर जीन्स मौजूद है पर फिर भी वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जीन अपने डिसऑर्डर्स डेवलप नहीं करता। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि बहुत से लोगों में जीन्स होते हुए भी उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं होते। जैसे कि किसी के फादर या मदर में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया। अब उनके 1, 2, 3 बच्चे हैं और ऐसा देखने में आएगा कि सब बच्चों में वो डिसऑर्डर नहीं पाया जाता। हो सकता है कि मदर में अगर स्किज़ोफ्रेनिया है और उनके 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि एक बच्चे को जब वो बड़ा हो जाए या बड़ी हो जाए तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाए पर दूसरे को शायद वो डिसऑर्डर डेवलप ना हो बिल्कुल भी। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जीन्स का इफेक्ट लोगों पर अलग अलग तरह से पड़ता है और अलग अलग टाइम पर ये जीन्स जो है खुद को एक्सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अब ये एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो एक स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल को फॉलो करते हैं। मतलब डायथीसिस का मतलब है हमारे जीन्स, मतलब जीन्स का हमारे अंदर होना ये हमारे चांस बढ़ा देता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होने के, जिसे हम कहते हैं कि एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर होता है। ये मतलब एक पर्सन जो है वो प्री डिस्पोज्ड है अपने जीन्स में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको डिसऑर्डर होगा पर जरूरी नहीं कि होगा। तो वहीं दूसरा इसके अंदर फैक्टर आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के इंपैक्ट में लाइफ के किसी भी ऐसे टाइम पर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा हो तो अगर जीन भी मौजूद होगा तो स्ट्रेस की वजह से चांस है कि वो जो बीमारी है वो डेवलप हो जाएगी। तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है लाइफ में और जीन के इंपैक्ट में वो बीमारी डेवलप हो सकती है क्योंकि वहां स्ट्रेस भी मौजूद है और जीन भी मौजूद है। पर वहीं ये भी देखने में आता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें जीन मौजूद नहीं होते डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी ऐसी बीमारी के, और स्ट्रेस के इंपैक्ट में फिर भी उनके अंदर बीमारी डेवलप हो सकती है।
मतलब कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस की प्रेजेंस में दिमाग जो है वो बीमारी पैदा कर देता है। पर मोटे तौर पे जो अवधारणा है, बिलीफ है, वो यही है कि स्ट्रेस और जीन दोनों के इंपैक्ट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो स्ट्रेस है, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को डील ना कर पाना, चैलेंजेस को टेकअप ना कर पाना, उनका सामना ना कर पाना और उस बीच बहुत सारे थिंकिंग और इमोशंस में चेंजेस आना, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे जीन्स के साथ होता है। स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे जीन्स को ट्रिगर करता है जिससे हमारे ब्रेन के अंदर काफी चेंजेस आते हैं जिससे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। इसी को कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करता है और उसकी जेनेटिक एक्सप्रेशन देखने में आती है जिससे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इसी तरह से होते हैं जिसमें कि एक पर्सन में जीन मौजूद होता है और किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के टाइम पर वो जो जीन जो सोया पड़ा था, स्विच ऑफ हुआ पड़ा था, डीएक्टिवेटेड था, उसके अंदर एक्टिवेशन हो जाती है, वो स्विच ऑन हो जाता है जिसकी वजह से डिसऑर्डर डेवलप होता है। इसी इंटरेक्शन को जिसके अंदर जीन और एनवायरनमेंट या जैसे कहें कि हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस की जो इंटरेक्शन है हमारे जीन्स के साथ, इसी इंटरेक्शन को पढ़ने का काम करते हैं साइंटिस्ट लोग एक फील्ड में, या एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसे कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स फील्ड में साइंटिस्ट ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीन्स की एक्सप्रेशन को बदल देता है। मतलब जीन होते हुए भी जरूरी नहीं कि बीमारी डेवलप हो, जीन के होते हुए भी जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पर सब लोगों में वो बीमारी डेवलप हो, और जीन के होने पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ही वो जीन जो है वो बीमारी पैदा करेगा। इस पूरे इंटरेक्शन को पढ़ने का, समझने का काम करते हैं एपिजेनेटिसिस्ट। मतलब एपिजेनेटिक्स में ही पढ़ा जाता है, समझा जाता है इस तरह से। तो बहुत सारा रिसर्च जो है वो एपिजेनेटिक्स में हुआ है जो बताता है कि कैसे हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज का मतलब आ रहा है जब एक स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेसर के इंपैक्ट में कैसे हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन में काफी सारे केमिकल चेंजेस की वजह से न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले जो डीएनए है और उस डीएनए के अंदर पाया जाने वाला जो जीन है, उस जीन की एक्सप्रेशन बदल जाती है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि क्यों हमारे को अपनी लाइफ का स्ट्रेस, लाइफ की प्रॉब्लम्स और हमारे बिहेवियर्स, हमारे थॉट्स को मैनेज करना बेहद जरूरी है जिससे कि हम अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को चेंज कर सकें, उसे दूर कर सकें। और इसी तरह से हमारे जीन्स का एक्सप्रेशन डिटरमाइन होता है। मतलब अगर बिहेवियर में चेंज लाए जाएं, लाइफस्टाइल में चेंज लाए जाएं, अपने एनवायरनमेंट में, अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में चेंज लाए जाएं, तो चांस बहुत ज्यादा है कि हम अपने ब्रेन के डीएनए में, उनके जीन्स के एक्सप्रेशन में चेंज ला सकते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को मैनेज भी कर सकते हैं, उसे दूर भी कर सकते हैं। इसी इंटरेक्शन को समझा जाता है एपिजेनेटिक्स में। इनफैक्ट जो दवाइयां भी हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने का काम करती हैं। कोई भी दवा अपना परमानेंट चेंज नहीं ला पाती जब तक कि वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज ना करे। आरएनए जो है ब्रेन के अंदर, जो कि डीएनए से ही बनता है, और आरएनए जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस आरएनए के अंदर उसकी एक्सप्रेशन को चेंज करना, ये एक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का लक्ष्य होता है जिससे कि ब्रेन के जीन्स में, आरएनए में उनके काम करने के ढंग में चेंज आ सके। देखिए, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए बदला नहीं जा सकता। हमारा जो डीएनए है वो काफी सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का बना होता है। हमारे ब्रेन में जो डीएनए है, जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज रहता है, अगर हम उस डीएनए को एक्सपैंड करें, खोलें, तो वो जो डीएनए है वो भी कुछ केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स को मिलकर बना है। उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये अलग अलग सीक्वेंसेस में अरेंज होते हैं और इस पूरे सीक्वेंस को मिलाकर हमारा डीएनए बनता है। और अलग अलग सेक्शंस, इन न्यूक्लियोटाइड की अलग अलग चेन्स, जिन्हें कि जीन कहा जाता है, यही कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिनसे कि हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और दूसरे बॉडी के अंदर सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को और उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को बनाने का, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं हमारे ये जीन्स। अब ये जो जीन्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं अपने को, और कुछ कंडीशंस होती हैं डीएनए के अंदर, सेल के अंदर, जिसके इंपैक्ट में ये जीन्स अपने को एक्सप्रेस करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं।
जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, इनके कुछ अपने स्पेसिफिक जीन्स होते हैं और वो जीन्स अगर एक्टिवेटेड होंगे तो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, तो ही इनका प्रोडक्शन जो है ब्रेन के अंदर वो रेगुलेटेड होगा। अब अगर मान लीजिए कि इनके जो जीन्स हैं वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो रहे, जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनसे कि हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, ओसीडी होगा, डोपामिन के ज्यादा या कम होने से स्किज़ोफ्रेनिया या पार्किंसन के सिम्टम्स आएंगे। उसी तरह से ग्लूटामेट, गाबा, कई तरीके के हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके एप्रोप्रिएट लेवल्स बने रहने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो ठीक से फंक्शन करता है और हम नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, हमारे इमोशंस, थॉट्स नॉर्मल रहते हैं। पर हमारे ब्रेन के अंदर ये जो केमिकल चेंज आता है, जिसको कि दवाइयों से भी ठीक किया जाता है, ये जो केमिकल चेंज आता है, ये जो इम्बैलेंस आता है, इसका कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस होता है। तो हो सकता है कि हमारे ब्रेन के अंदर अगर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर जो डीएनए है, जीन्स हैं, अगर ये जीन्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक से वो प्रोटीन्स या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना रहे, तो चांसेस है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक तरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेवल्स में इम्बैलेंस होगा और इस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे। अब ये जो जीन्स हैं, जो कि और भी कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, इनके अंदर जीन की एक्सप्रेशन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए कुछ और केमिकल्स या प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखा गया है एपिजेनेटिक्स में, जो लोग स्टडी करते हैं उन्होंने, साइंटिस्ट ने ऐसा देखा है कि दो इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोसेसेस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि जीन्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। मतलब या तो वो जीन एक्सप्रेस करेगा या वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा खुद को, या तो वो प्रोटीन बनाएगा या वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। दो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें से एक होता है डीएनए मिथाइलेशन और दूसरा होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो यहां पर हमें क्या समझने में मिलता है, यहां हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां सबसे पहले सीखने को, समझने को यह मिलता है कि हमारे एक्शंस को अगर हम चेंज करेंगे, बिहेवियर्स या एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, हम अपने लाइफ में अगर स्ट्रेस को कम करेंगे, तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर कुछ अनहेल्दी जीन्स, मतलब डिसऑर्डर लाने वाले जीन्स एक्सप्रेस हुए हैं तो उनकी एक्सप्रेशन रुक जाएगी, या किसी हेल्दी जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो रही है तो हेल्दी जीन की एक्सप्रेशन हो सकती है। अब हमें नहीं पता कि क्या करने से कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता क्योंकि इतना एडवांस रिसर्च नहीं हुई है। पर इतना जरूर इंडिकेशन मिलता है कि जीन की एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ता है हमारे बिहेवियर और एनवायरनमेंट का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक हद तक अगर हम जीन की एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं कुछ ऐसा करके जिससे कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव हो, तो उसे किया जाना चाहिए। उससे शायद हम अपने मेंटल इलनेस में फर्क ला सकते हैं। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चीजें देखी गई हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन या फिजिकल एक्सरसाइज। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो वही रोजमर्रा के लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि योगा, मेडिटेशन करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना या डाइटरी चेंजेस लाना, इनका इंपैक्ट सीधे तौर पर हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स को चेंज करने पर पड़ता है और उसका इंपैक्ट सीधा हमारे जीन एक्सप्रेशन पर पड़ता है। और एक बार जब जीन एक्सप्रेशन में चेंज आएगा तो चांसेस है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूर होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि जीन की एक्सप्रेशन में चेंज आना जरूरी है, तभी परमानेंट चेंज बना रहता है उस ट्रीटमेंट का। बीमारी का आना एक या दो दिन का इशू नहीं होता, लंबे टाइम से डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी की बीमारियां पनप रही होती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो फुल ब्लोन नेचर में अपने एक्सप्रेस हो जाती हैं। पर जब वो एक्सप्रेस होती हैं तब तक ब्रेन पर इतना स्ट्रेस पड़ चुका होता है कि जीन की एक्सप्रेशन बदल जाती है, और उसी तरह से उस जीन की एक्सप्रेशन को दोबारा से बदलने के लिए, डीमिथाइलेशन लाने के लिए, ये डीएनए डीमिथाइलेशन भी एक प्रोसेस होता है। इस डीमिथाइलेशन को करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बिहेवियर, अपने इमोशनल और अपने थॉट्स में ऐसा चेंज लाएं जिससे कि धीरे 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 हम ब्रेन के ऊपर चोट करें, मतलब उसको बदलना शुरू करें, जिससे कि हम अपने डर को दूर करें, हम अपनी सैडनेस को दूर करें, अपने एंजाइटी को कम करें, और ग्रेजुअली हमारे जीन्स की एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर काफी हद तक मैनेज हो सकता है। तभी एक परमानेंट चेंज हमारे मेंटल हेल्थ कंडीशन में आता है जब जीन्स की एक्सप्रेशन बदल जाए। नहीं तो वो जो जीन जो है वो बार बार एक्सप्रेस करता रहेगा, वो कुछ टाइम तक कुछ न्यूरोट्रांसमीटर चेंज लाने की वजह से दब तो जाएगा, वो जो सिम्टम है, बीमारी है, वो कुछ टाइम के लिए दब तो जाएगी, पर अगर जीन में अगर बहुत ज्यादा उसके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो मोटे तौर पर एक पर्सन में रिलैप्स के चांस बन जाते हैं। यही वजह होती है कि जब आपको दवाइयां दी जाती हैं या कोई भी ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, कहा जाता है कि उसको लंबे टाइम तक लेना जरूरी है, क्योंकि जितना लंबा टाइम तक हम वो ट्रीटमेंट लेंगे, जितना कि प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, उतना चांस है कि आपके जीन के अंदर एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आते हैं। और
क्योंकि कुछ लोगों में रिलैप्स हो जाता है या बीमारी जो है वो रिकरेंट हो जाती है, कई महीनों सालों के बाद भी दोबारा आ जाती है। उसका एक मेन कारण ये होता है कि या तो जीन एक्सप्रेशन में पूरा चेंज नहीं आया या बहुत सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर लिया, जिसकी वजह से जीन वैसा ही एक्सप्रेस करता रहा जैसा कि वो पहले कर रहा था। बस कुछ टाइम के लिए केमिकल चेंज की वजह से वो दब जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स में थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है। तो जो दवाइयां हैं या जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, डाइटरी चेंजेस हैं, ये सिर्फ आपके ब्रेन के केमिकल को चेंज नहीं कर रहे, ये उसके आरएनए, उसके डीएनए, उसके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं, और यही समझना जरूरी है। और सारे ट्रीटमेंट्स इसी तरह से काम करते हैं जो भी मेंटल हेल्थ के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो साइकोथेरेपी लेना, सीबीटी, जिसमें हम अपने थॉट्स और इमोशंस को मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली हम अपने थॉट्स को मॉडिफाई करते हैं, बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, और उससे हमारे इमोशंस भी मॉडिफाई हो जाते हैं। ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पर, जिससे जेनेटिक एक्सप्रेशन में चेंज आता है। तो ये जो भी जानकारी दी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी बहुत सी और इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि मिस्टीरियस या सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है जो कि वैज्ञानिक गैदर कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा डेटा, रिसर्च एविडेंस गैदर कर रहे हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा समझ पा रहे हैं कि बीमारियां जो हैं, मतलब साइकेट्रिक बीमारियां जो हैं, वो कैसे होती हैं और कैसे ठीक होती हैं। क्यों कुछ लोगों पर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जैसा कि एक एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दी, वो ये कि जीन एक्सप्रेशन शायद पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाती, इस वजह से पूरा इलाज नहीं हो पाता। तो मल्टीपल मोडालिटीज से, मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट्स अगर हम अप्लाई करें तो अच्छा है, चांस है कि हम अपने जीन की एक्सप्रेशन बदलें। पर जैसा कि मैंने बताया, इसका कोई डायरेक्ट हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ हुआ है। इतना एडवांस नहीं है रिसर्च अभी, पर मैकेनिज्म हमें पता है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता है। तो इसकी मदद से खुद के अंदर बदलाव लाकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स की बात करी तो 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पर ज्यादा अच्छा रिसर्च हुआ है, जिनकी वजह से मिथाइलेशन को कम किया जा सकता है डीएनए की। एक होता है फोलिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और साइकोथेरेपी लेना, लाइफस्टाइल चेंज करना, कुछ नया सीखना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ ब्रेन गेम्स खेलना, एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग की गेम्स खेलना, मेमोरी गेम्स खेलना, अटेंशन गेम्स खेलना, कुछ ऐसी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस करना, और साथ ही अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स और अच्छे अपने हॉबीज और प्लेजेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। इन सब चीजों को करके ब्रेन के अंदर जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं। मतलब जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस, जीन्स नहीं बदलते, एक्सप्रेशन में चेंज आता है। तो ये जो वीडियो में जो जानकारी दी, इसको और लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस बारे में और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आगे की वीडियोस में दूंगा, थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। अलग अलग डिसऑर्डर्स में जीन्स एक्सप्रेशन कैसे बदली जा सकती हैं वो भी बताऊंगा। दवाइयां किस तरह से जीन एक्सप्रेशन बदलती हैं ये भी बताऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।